हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल के बारे में। हमने डिस्कस किया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना स्ट्रैटेजिक प्लान होता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो वर्क करती है। वो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट करती है, यानी अपने ग्राउंड को तैयार करती है। उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे चेंजेस लेके आती है जो जो उसे उसकी स्ट्रैटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। सबसे पहले हमने बात की स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन की, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, यानी कोई भी हर्डल उसके रास्ते में ना आए। आज हम बात करेंगे लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन एंड बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन की, कि कैसे आपका लीडर रोल प्ले करता है, जो आपका स्ट्रैटेजिक लीडर है आपकी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाने में, और कैसे क्या है बिहेवियर को कंट्रोल करती है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से एप्लीकेबल करा सके। पहले हम बात करते हैं लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन की। देखो, लीडर टर्म को समझते हैं पहले। देखो, लीडर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो क्या करेगा, पूरी टीम को लीड करेगा, यानी पूरी टीम को साथ लेके चलने का काम जिसका होगा वो लीडर होता है। लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्या हो, सबके सुपीरियर हो और सबको आपको क्या करना है, जो आप कहोगे सब वो करेंगे, बल्कि एक लीडर, रियल लीडर वो होता है जो सबको अपने साथ लेके चलता है। यानी वो क्या करे, अगर एक हम स्ट्रैटेजिक लीडर की बात करें तो उसका काम होता है कि वो जितने भी इम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको सबको फील करवाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और उनके कंट्रीब्यूशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी को अचीव नहीं कर सकती। यानी उन्हें ये बिलीव करवाए कि उनका काम बहुत ज़रूरी है, और क्या करे, उनको इम्पोर्टेंस दे। तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपना ऑब्जेक्टिव समझ के काम करेंगे, तब जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाएगी। यानी जो एक स्ट्रैटेजिक लीडर होता है उसे सबके ऊपर हुक्म नहीं चलाना होता कि वो लीडर है और सबके ऊपर क्या करे, धक्के से काम करवाए, बल्कि उसका काम है लोगों को ये फील करवाना कि अगर उन्हें अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने हैं तो उसके लिए उन्हें पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ेंगे, और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है में उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये स्ट्रैटेजिक लीडर होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर काम करता है। यानी ये नहीं है कि स्ट्रैटेजिक लीडर सिर्फ एक होता है, स्ट्रैटेजिक लीडर नहीं होते बल्कि स्ट्रैटेजिक लीडर्स होते हैं। जो आपकी सबसे टॉप लेवल है वहाँ पर आपका जो सीईओ होता है, आपका जो एमडी होता है, वो भी स्ट्रैटेजिक लीडर का काम करता है। वो कि उसका काम क्या होता है कि उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना है, यानी उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी है उनको संभालने का काम होता है आपके सीईओ का। ठीक है, उसके बाद हमारी उससे नीचे लेवल की मैनेजमेंट में, यानी बिजनेस लेवल पर भी आपके क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक लीडर वर्क करते हैं। जो बिजनेस लेवल पर आपके स्ट्रैटेजिक लीडर होते हैं उनमें आ जाते हैं जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। यानी इनका काम क्या होता है, इनका संभालना होता है बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी। देखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को संभालना आपके सीईओ ने संभाल लिया, उन्होंने बता दिया कि क्या स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करेंगे, और उसको फिर उसके नीचे उन संभालने के लिए आपके जनरल मैनेजर होते हैं जो क्या करेंगे, आपकी पर्टिकुलर जो बिजनेस के लेवल की स्ट्रैटेजी है उसको हैंडल करेंगे। देन आपके फंक्शनल मैनेजर जो होते हैं उनका काम होता है फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी को मैनेज करना। एंड देन ऑपरेशनल लेवल, यानी जो नीचे सबसे नीचे काम करते हैं उनका काम होता है कि जो पर्टिकुलर ऑपरेशन उन्हें असाइन किया गया है उससे रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ को संभालना। यानी स्ट्रैटेजिक लीडर सिर्फ एक नहीं होता बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर आपका स्ट्रैटेजिक लीडर वर्क करता है। यानी कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने के लिए लोगों को लीड कर रहा है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक लीडर है। ये जो आपका लीडर होता है ना, वो एक टाइप से आपका चेंज एजेंट होता है। यानी जो चेंज है उसका उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर ये चेंज को चैलेंज की तरह लेगा तो ये दूसरों को भी फील कराएगा, और अगर ये खुद पीछे हट जाएगा कि ये काम करना पॉसिबल नहीं है तो चाहे इसकी टीम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो काम इम्पॉसिबल ही रहेगा। कि मान लो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और वो ये सोच ले कि वो बाहर से आने वाली कंपनी को फेस कर ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उनके जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकती, तो चाहे उसके पास कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो वो कुछ नहीं कर सकती। बट लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि कोशिश करके आप कुछ भी कर सकते हो, तो चाहे आपके पास कम रिसोर्सेज क्यों ना हो तो भी आप आगे जा सकते हो। तो इसी थिंकिंग के यही चीज़ जो है जो डिपेंड करती है आपके इस चेंज एजेंट पे। यानी जो स्ट्रैटेजिक लीडर सबको समझाएगा दिखाएगा वही सबको दिखेगा। यानी जो स्ट्रैटेजिक लीडर है वो ऐसा होना चाहिए जो क्या हो,
चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हो, जो क्या नहीं क्या कर सके, अगर कोई भी सिचुएशन अराइज हो रही है तो उससे डर के पीछे ना हटे, बल्कि क्या ले, उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करे। इसके साथ साथ उसमें फार साइटेडनेस होनी चाहिए, यानी दूरदृष्टि होनी चाहिए, चीज़ों को वो पहले से एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके कि सामने क्या सिचुएशन आने वाली है, ताकि ऐसी डिफ़िकल्टी आए जिसको आप टैकल ना कर सको, उससे पहले ही आप उसके सॉल्यूशन के साथ तैयार रहो। इसके साथ साथ उसमें इंटरप्रेटिंग स्किल होनी चाहिए, यानी कोई भी बात समझने की शक्ति होनी चाहिए। डिसीजन स्किल होनी चाहिए, यानी कोई भी सिचुएशन अगर आती है जिसमें आपको डिसीजन लेना है, आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका स्ट्रैटेजिक लीडर ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है, एक बार सोच रहा है ये अल्टरनेटिव ले लूँ, एक बार वो, तो उसके अंदर एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने की क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि एक्चुअल में वो क्या करना चाह रहा है। उसे सबको साथ में लेके चलना आना चाहिए और न्यू चीज़ें लर्न करनी आनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो सोचे उसे सब कुछ आता है। उसे ऑलवेज समझना चाहिए कि इन्वायरमेंट डायनामिक होता है और डेली कुछ नया सीखना उसके लिए और उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तो चाहे अगर उसे अपने सबॉर्डिनेट से भी सीखना पड़े तो वो उसे शाई फील नहीं होना चाहिए। तभी वो क्या कर पाएगा, जो जो टास्क जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है चाहती है कि वो करे, यानी उससे एक्सपेक्ट करती है, वो सारे वो कर पाएगा। वो टास्क कौन कौन से, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे कल्चर को डेवलप कर पाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, या एथिक्स के अकॉर्डिंग चल पाएगा, फ्यूचर के स्ट्रैटेजिक लीडर को क्रिएट कर पाएगा। यानी क्या है कि उसे सिर्फ आज की कंडीशन को ध्यान नहीं रखना है, उसे ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो उसकी जगह पे हो, तो उन्हें भी काम सिखाना है कि कैसे उन्हें स्ट्रैटेजी को फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना है और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करनी है। यानी क्या क्या टास्क होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्रिएट करना, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जिस तरीके से वो काम करती है वैसे ही आपको काम करना है। जैसे अगर हम बात करें, हमने पहले भी बात की है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलती हैं कि उन्हें अपने एथिकल स्टैंडर्ड और कल्चर के अकॉर्डिंग पर्सन चाहिए, वो भी प्रॉपर फिट। अगर आप किसी को कोई इस तरीके से काम करता है कि हमारा जो कल्चर है उसमें आप उसको 10 में से 9 मार्क्स दे सकते हो, हमें तो भी नहीं चाहिए, हमें नियर फिट भी नहीं चाहिए, हमें अपने एथिक्स और कल्चर का प्रॉपर फिट चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजिक लीडर को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाए रखना है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ उसे क्या करना है, फ्यूचर के स्ट्रैटेजिक लीडर तैयार करने हैं और सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करनी है। तो ये सारा काम होता है एक स्ट्रैटेजिक लीडर का। अगर ये स्ट्रैटेजिक लीडर अपने सारे काम अच्छे से करेगा तो स्ट्रैटेजी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का स्टाइल अडॉप्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल ही बेस्ट होता है। बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं जो मैंने आपको कल पढ़ने के लिए कहा था, जैसे कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल, यानी सारी की सारी पावर लीडर अपने पास रखता है डिसीजन लेने की, सबॉर्डिनेट के पास कोई भी पावर नहीं देता। दूसरा डेमोक्रेटिक स्टाइल, यानी जहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबॉर्डिनेट से भी पूछा जाता है, यानी हर एम्प्लॉय को वैल्यू दी जाती है। थर्ड होता है लेज फ्री स्टाइल, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ को जो एरिया दे दिया गया उसको अपने आप काम करने की छूट दी जाती है। यानी देखो, डेमोक्रेटिक में तो उनसे सजेशन लिए जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, बट लेज फेयर में उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे भी काम करें। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये मानती हैं कि जब तक आप क्या करोगे, किसी एम्प्लॉय को फ्री नहीं छोड़ोगे, वो अपने कैपेबिलिटीज़ का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन स्किल्स का तभी होता है जब हम क्या करें, फ्री छोड़ दें उस पर्सन को कि वो जैसे काम करना चाहता है कर सकता है, तो जो रिजल्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव आते हैं। तो ये कोई भी लीडरशिप स्टाइल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करे, बट मेन बात ये है कि आपका स्ट्रैटेजिक लीडर जो है उसमें सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हमने डिस्कस की, और क्या है, वो सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगा, सबको साथ में लेके चलेगा, तो आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है, ये था आपका लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद है आपका बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पहले लोगों के बिहेवियर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने उनकी स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर लिया, प्रॉपर लीड कर लिया, अब उनके बिहेवियर पे ध्यान देना है आपको, क्या उनको वो उसी तरीके से बिहेव करे जैसा आप चाहते हो, जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। जो आपका बिहेवियर है, लीडरशिप भी बिहेवियर का ही एक पार्ट होती है, यानी लीड करना लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने में ही आता है, क्योंकि जब लीडर जैसा
रास्ता हमने बात की जैसा दिखाता है वैसे ही पीछे वाले सबॉर्डिनेट जो है काम करते हैं। तो क्या है, लीडर जो, इसका मतलब क्या कर रहा है, लीडर उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, तो लीडरशिप भी बिहेवियर का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ बिहेवियर में आपके कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं। जो आपका बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें इंक्लूड होता है लीडरशिप, कल्चर, एथिक्स, वैल्यूज़, पावर एंड पॉलिटिक्स। लीडरशिप की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं कि कल्चर क्या होता है। देखो, कल्चर का मतलब होता है वो बिलीव्स, वो वैल्यूज़, वो नॉर्म्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पीपल हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी क्या हमारा सोच है, क्या हमारा नज़रिया है चीज़ों को देखने का, वो डिसाइड करता है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो दो चीज़ों से डिपिक्ट होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें और दूसरा मटेरियल चीज़ें। मटेरियल चीज़ों का मतलब है जो चीज़ हमें देख के पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यानी वहाँ के एम्प्लॉयज़ का ड्रेसिंग स्टाइल, वहाँ की बिल्डिंग दिखने में कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीज़ें। देखो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी क्या होता है, एक दूसरे को देख के, कि उसकी पर्सनैलिटी को देख के पता लगाता है, यानी उसकी जो लुक्स होते हैं उसको देख के उसकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करता है कि वो किस टाइप का पर्सन है। तो सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो कल्चर है वो दिखता है उसकी मटेरियल चीज़ों से, और दूसरा उसकी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से, यानी एजम्पशन, बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स जो वो शेयर करता है आपस में उनसे। ठीक है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट कल्चर हो चाहे मटेरियल कल्चर हो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं। वो इम्पैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट करना काम किसका होता है, पीपल्स का। तो जो पीपल की थिंकिंग है, तो या क्या वो इम्पैक्ट नहीं डालेगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, स्पेशली किनकी, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है। अब मान लो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव रखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है चाहे कोई कहीं पर जाए। सेम ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है किसी दूसरी फर्म के लिए गलत भी हो सकता है, कि उसे क्या करना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, प्रॉफिट उसका करंट मोटिव नहीं है। तो वो क्या, उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्यों रखा, क्योंकि उनकी थिंकिंग में डिफरेंस था, उनकी जो एजम्पशंस थी, जो उनकी बिलीव्स थे, उनमें फ़र्क था। एक को लग रहा था कि उसका बिलीव ये कह रहा था कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो ग्रोथ तो हम फ्यूचर में खुद वैसे भी कर लेंगे, और दूसरा क्या बिलीव कर रहा है कि उसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, दूसरों से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग है, उस पर भी आपका कल्चर इफेक्ट डालता है। इसके साथ साथ आप मोटिवेशन सिस्टम जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर आपका कल्चर इफेक्ट डालता है। यानी आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पसंद करती है रिवॉर्ड देके कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा ताकि मोटिवेट हो। दूसरी हो सकता है पनिशमेंट ऑफर करती हो, कि यानी अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, डरा के काम करवाती हो। तो उनके मोटिवेट करने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है, उनके किसी काम को करने की प्रोसेस में डिफरेंस हो सकता है, उनकी एथिक्स में डिफरेंस हो सकता है, यानी एक राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन दोनों की अलग अलग हो सकती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इन सब के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने के तरीके पे, उसके एथिक्स पे, प्रोसेस पे, ये सारे के सारे किस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग डाल रहे हैं ना। तो जब इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है वो भी तो इन्हीं ह्यूमन बीइंग को करनी है। तो क्या इनकी राइट रॉन्ग की थिंकिंग है, क्या इनके बिलीव्स हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी पर भी इम्पैक्ट डालेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने वाले भी यही लोग हैं, तो इनकी थिंकिंग आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन पर 100% इम्पैक्ट डालेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अपने कल्चर को भी एडजस्ट करना पड़ता है स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। कल्चर को वो कैसे एडजस्ट करती है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 तरीके होते हैं। पहला, कि वो क्या कर दे, कल्चर को इग्नोर कर दे। देखो, कल्चर को एडजस्ट करने की बात कर रही हूँ मैं, स्टिल मैं फर्स्ट अल्टरनेट बोल रही हूँ कि कल्चर को इग्नोर कर दे। क्योंकि मान लो आपको कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, कल्चर को चेंज करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, लोगों की बिलीव को चेंज कर रहे हो। और किसी के बिलीव को चेंज करना वन डे वर्क नहीं होता, आप एक दिन में नहीं कर सकते। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी जो है सडनली इंप्लीमेंट करनी है और आपको लग रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, इतनी सडनली आप कल्चर चेंज नहीं कर सकते, और आपके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो आप क्या करो, कल्चर को पूरे तरीके से इग्नोर कर दो और अपने काम को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेट होता है कि आप क्या करो, स्ट्रैटेजी को क्या
स्ट्रैटेजी अडेप्ट एज पर कल्चर। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या करो, स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में ही ऐसी बनाओ जो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग हो, यानी आप ऐसी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करो ही मत जो आपके कल्चर के अगेंस्ट जाए, यानी आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रखो। थर्ड है कल्चर एडजस्ट एज पर स्ट्रैटेजी, यानी आप क्या करो, अपने कल्चर में चेंजेस लाओ एज पर द स्ट्रैटेजी। देखो वहाँ पर तो आपने कल्चर को इग्नोर कर दिया क्योंकि आपके लिए आपको दिख रहा था कि आप पॉसिबल ही नहीं है इतना चेंज करना, बट अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत कल्चर में एडजस्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हो, तो थर्ड ऑप्शन है कि आप थोड़ा बहुत कल्चर में चेंज करो ताकि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। और फोर्थ होता है चेंज स्ट्रैटेजी टू फिट द कल्चर, यानी आप स्ट्रैटेजी में थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज लेके आओ जो आपको कल्चर में आपको लग रहा है कि कल्चर में वो फिट नहीं हो पा रही, तो आप स्ट्रैटेजी में देखो जो सेकंड स्टेप था वहाँ पर तो आपने स्ट्रैटेजी बनाई ही कैसे थी, एज पर द कल्चर। यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बना चुके हो, वैसे तो मिडवे में स्ट्रैटेजी चेंज करना पॉसिबल मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता, इतना ईजी नहीं है, बट स्टिल एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर उसे लग रहा है कि उसे अच्छे से काम करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि थोड़ा बहुत अपने स्ट्रैटेजी में मोल्ड कर लें ताकि आपके कल्चर के साथ एडजस्ट हो पाए। जो मेन बात हमारी यहाँ पर क्या है कि आपका जो कल्चर है, यानी जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपके लोगों की थिंकिंग है, वो इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी आपके स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन पे। जितना ज़्यादा आपका जो कल्चर है एज पर अकॉर्डिंग होगा आपकी स्ट्रैटेजी के, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, जब उसे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना होता है, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना होता है, तो उसे कल्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन काम कर रहे हैं वो क्या वैल्यूज़ शेयर करते हैं, और उन वैल्यूज़ को एडजस्ट करना पड़ता है एज पर द स्ट्रैटेजी। ठीक है, एथिक्स की बात हमने कल्चर के अंदर भी की कि यानी क्या थिंक सोचते हो आप, राइट और रोंग की थिंकिंग, सेम वर्क हमने बात की, किसी के लिए राइट और किसी के लिए रोंग हो सकता है, तो जो एथिक्स हैं वो भी इम्पैक्ट डालेंगे कि आप किसी चीज़ को सही समझते हो या गलत समझते हो आपके स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन पे। वैल्यूज़, पावर, पॉलिटिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, देखो वैल्यूज़, एथिक्स और वैल्यूज़ की बात हम कल्चर के अंदर कर चुके हैं, सेम चीज़ है, मैं रिपीट करूँगी टाइम वेस्ट होगा। पावर एंड पॉलिटिक्स का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है कि आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी को अपने आप से, यानी आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर। देखो कोई भी पर्सन है उसकी पावर क्रिएट होती है उसके बिहेवियर से। मान लो कि कोई पर्सन है ऑलवेज जो अच्छा काम करता है उसे रिवॉर्ड देता है, जो नेगेटिव काम करता है उसे पनिशमेंट देता है, तो उसकी आपको क्या, आपके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज होगी कि ये पर्सन क्या है, रेशनल है, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो आप क्या करोगे, अगर वो आपको कोई काम करने के लिए कहेगा तो आप इजीली मान जाओगे एज कंपेयर टू वो पर्सन जो कि पार्शियल है। यानी पावर का मतलब है किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की आपकी एबिलिटी कितनी है, उसे हम बोलते हैं कि पर्सन जो है पावरफुल है। अगर आपका पर्सन जो है, जो आपका स्ट्रैटेजिक लीडर है, वो क्या होगा, पावरफुल होगा, जो आपको जिन चेंज करवाना है वो पावरफुल होंगे, तो चांसेस क्या है आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी। इसीलिए जो पावर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करवाने में। एंड पॉलिटिक्स होता है लोगों को मैनिपुलेट करने की पावर, यानी आप जो पावर, देखो जो पावर है वो तो क्या है, आप अपने नेचर से किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और पॉलिटिक्स है यानी आप लोगों के माइंड के साथ कितना खेल पाते हो, यानी कैसे उन्हें अपनी बात मनवा पाते हो, वो होती है आपकी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर। कोई भी सिर्फ पॉलिटिकल जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पॉलिटिक्स नहीं खेलते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, तो जो इम्पैक्ट डालती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। अगर आपका जो लोगों का बिहेवियर आपको कंट्रोल करना है तो आपको एक प्रॉपर लीडर बनना पड़ेगा, कल्चर को स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा या स्ट्रैटेजी को कल्चर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लोगों को एथिक्स जो हैं आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वैल्यू सिस्टम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आपके जो स्ट्रैटेजिक लीडर हैं या जो भी जिनको भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करवानी है उनके पास प्रॉपर पावर हो, पॉलिटिक्स, उन्हें पॉलिटिक्स को खेलना आता हो, तो ही आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाएगी। इसके बाद बात आती है अचीविंग इफेक्टिवनेस की, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।